Okay, now some sketches for कुछ sketches करते हैं जरा, graphs हम करते हैं for an ideal gas for gases. जरा let's understand these. अच्छा, it's a very common, सबसे common sketch आता है, एक आता है PV, a graph of PV against PV against P. Okay, yeah, PV against P. ठीक है, जी अभी आपको समझाता हूँ. PV against P. देखो, हमने बॉयल्स लॉ के अंदर क्या पढ़ा था? हमने बॉयल्स लॉ में ये पढ़ा था कि अगर प्रेशर बदलता भी जाए, pressure is changing but the product will not change. Remember Boyle's law? The product of pressure and volume remains constant. So basically what it is saying is that what the implication of the graph is that pressure, ठीक है, may change, but the product PV remains constant. ठीक है, if gas is ideal. Why? Because हमने ये पढ़ा था कि an ideal gas is the one which will obey all gas laws under all conditions. ठीक है, remember, which will obey all gas laws under all conditions. So चाहे low pressure हो, चाहे मॉडरेट प्रेशर हो, चाहे हाई प्रेशर हो, प्रेशर कुछ भी हो, कम हो, ज्यादा हो, दरमियाना हो, लेकिन वो बॉयल्स लॉ फॉलो करेगी. और बॉयल्स लॉ क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट. सो अगर एग्जामिनर आपसे कभी कहेगा ना कि स्केच अ ग्राफ फॉर एन आइडियल गैस, तो आप क्या करेंगे? यू विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फॉर एन आइडियल गैस लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन. ठीक है. अच्छा, वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी ऐसे तो कोई भी नहीं बता सकता जब तक कि मेरे पास प्रेशर और वॉल्यूम ना हो. But I know for an ideal gas, we will have a straight line, straight horizontal line. Straight line से ज़्यादा specific है horizontal line. Okay. ठीक है. But a real gas, हमने कल क्या पढ़ा था? What did we learn? A real gas, मैंने आपसे कहा था गैस इज क्लोजर टू आइडियलिटी. या पीछे देखो प्रेशर वाला जो पॉइंट है, पीछे देखो प्रेशर, हमने कहा था एट लो प्रेशर द गैस इज क्लोजर टू आइडियलिटी. देखिए सर, आइडियल गैस तो कहते ही ऐसी गैस को है ना जो चाहे लो प्रेशर हो चाहे हाई प्रेशर हो, वो आइडियल बिहेवियर दिखाएगा, वो गैस लॉज ओबे करेगा. सो गैस, इसके लिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन आती है. इसका मतलब समझ रहे हो? हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है द प्रेशर इज लेस, लो, the product is still constant. The pressure is moderate, the product is still constant. The pressure is high, the product is still constant. पर real gases जो हैं वो क्या बिहेवियर शो करेंगी? तो मुझे बताओ, real gases जो हैं वो ज्यादा क्लोजर टू आइडियलिटी कब होंगी? when the pressure is low. लेकिन अगर मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा तो वो दूर चली जाएंगी. तो अगर मैं एक रेल गैस का स्केच बना के दिखाऊं ना, तो मैं आपको हाइड्रोजन का स्केच बना के दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस का स्केच कुछ ऐसा होता है. अच्छा, ये नीचे क्यों जाता है अभी आप छोड़ दें, तो दैट्स नॉट पार्ट ऑफ अ वर्क. वो थोड़ा सा पहले नीचे जाता है, फिर उसके बाद यूं करके जाता है. ये लेट्स सपोज हाइड्रोजन गैस का स्केच है. नाउ हाइड्रोजन गैस का स्केच क्या हो रहा है? जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, आप देखें वो लाइन वो दूर होता जा रहा है ना आइडियल लाइन से. ठीक है. सो एज प्रेशर इज इंक्रीजिंग, ठीक है, a real gas example hydrogen deviates more from ideality. So let's write this. Okay, as pressure increases, a real gas example hydrogen deviates more from ideality. ये बात हमने कल डिस्कस कर ली थी कि जितना लो प्रेशर होगा, याद है हमने कहा था पार्टिकल्स वुड बी अवे फ्रॉम ईच अदर. जितना हाई प्रेशर होगा, ऊपर से प्रेशर ज्यादा होगा, पार्टिकल वुड कम नेयर. द नेयर दे आर,
वो हम क्या कहते हैं कि वो ज्यादा डिविएट करेगा आइडियलिटी से, बिकॉज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइडियल बिहेवियर वाज दैट देयर शुड बी नो फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स, बट व्हेन दे आर क्लोज टुगेदर यू वुड एक्सपेक्ट देम टू हैव फोर्सेस, राइट? समझ में आ गया? दूसरा, अब इसी के अंदर मैं आपको एक और चीज सिखा देता हूं. इफ आई स्केच another gas, say I sketch for ammonia. अमोनिया का स्केच कैसे डिफरेंट होगा इससे? अमोनिया का स्केच अगर आप बनाएंगे ना तो वो और ज्यादा डिविएटेड होगा इस तरीके से. अब ये अमोनिया का मैंने स्केच बनाया है, ठीक है ना? आप कहेंगे सर ये अमोनिया को क्या हुआ? तो कल मैंने बताया था कि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना, सो अंडर द सेम कंडीशंस अमोनिया डिविएट्स मोर फ्रॉम आइडियलिटी देन हाइड्रोजन. कंडीशन तो सेम है, आप दोनों का सेम प्रेशर है. देखो फॉर एग्जांपल दोनों का प्रेशर कुछ भी है, कोई भी सेम प्रेशर है, से हम कह देते हैं प्रेशर दोनों का 20 पास्कल है. जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल. सो अगर मैं कह देता हूँ यार प्रेशर दोनों का अगर 20 पास्कल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 20 है, यूं करके 20 है, तो सर ये आइडियलिटी से कम दूर है और वो आइडियलिटी से ज्यादा दूर है. नजर आ रहा है ना? उसी पे ये आइडियल लाइन के रेड वाला जो लाइन है, हाइड्रोजन वाली लाइन है, इट्स रिलेटिवली नियर टू आइडियलिटी, लेकिन जो अमोनिया की लाइन है वो फर्दर अवे फ्रॉम आइडियलिटी है. हालांकि प्रेशर तो दोनों का सेम है, तो ये क्यों से एक ही प्रेशर पे दोनों के ज्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है अमोनिया के अंदर? बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमोनिया में स्ट्रांग होती है. याद है मैंने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? मैंने आपको ये लिखवाया था कि जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी वो आइडियल बिहेवियर से उतना दूर आ जाएगा. ठीक है, आपने अमोनिया का स्केच बना लिया, क्योंकि मैं अगली स्लाइड पे फिर ये रीजन लिखूंगा. स्केच बना लो अमोनिया का. ये मैं मिटा रहा हूं तो सिर्फ समझाने के लिए बनाया था मैंने. जी बना लिया सबने? चलो, सो लेट्स राइट दिस. at same pressure NH3 deviates more from ideality because of stronger intermolecular forces. So वो intermolecular forces में हमने लर्न किया था हाइड्रोजन बॉन्ड्स. याद है ना? ब्रैकेट में लिख रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. Then in hydrogen gas. ठीक है. अच्छा, since you are studying gaseous state, remember everything should be a gas. State ही gas है ना, हम सब gases की property पढ़ रहे हैं. So at same pressure, ठीक है, ammonia deviates more from ideality because of stronger intermolecular forces, hydrogen bonds, ठीक है, than in hydrogen. चलो भाई, ये बात सबको समझ में आ गई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अच्छा, एक और स्केच. अब जरा एक और जरा एग्जांपल लेते हैं. सर इसके अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है? वही पीवी अगेंस्ट पी है, पीवी अगेंस्ट पी है, ठीक है. वही आइडियल की अगर ले सपोज ये लाइन है. देखो आइडियल कंपैरिजन के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आइडियल इज ओनली यूज फॉर कंपैरिजन. अब अगर हाइड्रोजन का ही लेते हैं, लेकिन हमने देखा कि सपोज करो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इज परफॉर्म बाय हर. इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसने कहा सर मेरा ग्राफ ऐसा आ रहा है, ठीक है, मेरा ग्राफ हाइड्रोजन का ऐसा आ रहा है. और फिर उसके बाद इधर से मैंने एक लड़के से कहा, मैंने कहा भाई तुम भी एक्सपेरिमेंट करो. उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसका ग्राफ कुछ ऐसा आ गया. है वही हाइड्रोजन, ठीक है. अब आपके जहन में सवाल आएगा, आप कहेंगे सर एक ही गैस है और एक ही प्रेशर है, तो फिर दोनों के अंदर फर्क क्यों है? आप मुझे बताइए कि फर्क क्यों आ रहा होगा आपके ख्याल में? व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन द टू एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय टू डिफरेंट पीपल? that was the reason why the graphs were different. ना कोई ना कुछ तो बदला होगा ना दोनों में. क्या बदला होगा? टेम्परेचर. कौन सा एक्सपेरिमेंट लोअर टेम्परेचर पे हुआ है? हमने कल क्या पढ़ा था? द हायर द टेम्परेचर द क्लोजर इट इज टू आइडियलिटी.
सो इसमें इन्होंने क्या किया है, जिसमें वो आइडियलिटी के करीब है ना, वो एट हायर टेम्परेचर है, क्योंकि जितना टेम्परेचर कल हमने पढ़ा था, द हायर द टेम्परेचर द क्लोजर इट इज टू आइडियलिटी। और जो दूसरे बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया है वो हाइड्रोजन है एट लोअर टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर लो होता जाएगा ये आइडियलिटी से दूर होता जाएगा। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया? गुड। चलो अब इसमें दो चीजें रह गई हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू टू थिंग, देन वी हैव टू डू। इसके भी वो जा रहा है आपको पास से बस के सवाल करने पड़ते हैं। फैक्ट इसके दो रह गए हैं, वो दो फैक्ट्स मैं आपको बता दूं, फिर हम इसके भी शुरू करेंगे। अच्छा, मैं आपको अभी ओवर द वीकेंड भी कुछ होमवर्क दूंगा, उसके बाद फिर मैं एक साथ डिस्कस करता हूँ उसको, सारे क्वेश्चंस का। चलिए चलो इसको जल्दी से आज खत्म कर लेते हैं, थोड़ा सा रह गया बस ये टॉपिक गैसेस से। अब आ जाओ, फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं, मैं अब आप लोगों को उसकी इम्प्लीकेशन सिखा रहा हूं कैसे अप्लाई करते हैं। सर अब आप आ जाएं जरा, डिटर्मिनिंग एमआर, ये लिख लिया था पीछे सबने, ग्राफ बना लिया था सबको, हर बात समझ में आ गई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? चलो, डिटर्मिनिंग एमआर ऑफ अ गैस, ठीक है। अब देखो, हाउ डू यू डिटरमिन एमआर ऑफ अ गैस? अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। पास पेपर्स के अंदर आपको वो एक डाटा देगा और कहेगा पहले पार्ट में कहेगा एमआर ऑफ द गैस कैलकुलेट करो। सो एमआर ऑफ द गैस के लिए रिमेंबर दिस फॉर्मूला, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। तो यू विल स्टार्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला नाउ। इसमें मोल्स की जगह, आई होप यू रिमेंबर, मोल्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मोल्स इज मास अपॉन, अच्छा इसको ना एम आर और उधर भी कर दो, और ए आर भी हो सकता है ना, अगर वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सो किसी भी गैस के मोल्स कैसे निकलते हैं? ए आर और एम आर, ना मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन ए आर और एम आर। अगर वो एटॉमिक फॉर्म में है तो ए आर लेना, अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो एम आर लेना। अब बच्चे कहते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो एटॉमिक फॉर्म में है? सर ये तो आपने ओ लेवल से पढ़ा हुआ है ना। अगर ग्रुप 18 की कोई गैस है, लाइक आर्गन या नियॉन या हीलियम, तो वो आपको पता है ना वो एटॉमिक फॉर्म में होगी। आर्गन Ar2 थोड़ी होगी, आर्गन क्या होगी? Ar होगी। हेलियम होगी He, क्योंकि वो डायटोमिक फॉर्म में होती ही नहीं है, तो आप उसका Ar डाल देंगे। लेकिन अगर कोई गैस ऑक्सीजन, तो तुम्हें पता है ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? डायटोमिक O2, तो तुम उसका Mr डालोगे। हाइड्रोजन H2, ठीक है। ये तो गैस पर डिपेंड करता है ना कि आपको कौन सी गैस गिवन है। बहरहाल सर R and T, बस यहां से एमआर और एआर को सब्जेक्ट बना लो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सो एआर और एमआर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एम आर टी अपॉन पीवी। दैट्स हाउ यू फाइंड द एआर और एमआर ऑफ द गैस। अभी एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ ही टू अप्लाई दिस। इसमें ना प्रॉब्लम होता है यूनिट्स का। इसमें तुम लोग गलत आंसर पता है क्यों निकालते हो? तुम्हारे यूनिट्स गलत होते हैं, और एग्जामिनर गैस स्टेट के अंदर यूनिट्स के साथ बहुत गेम करता है। अभी मैं आपको एक सवाल इसका दिखाता हूँ। पहले समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे आया? आर की वैल्यू फिक्स्ड है 8.31, वो नहीं चेंज होती। प्रेशर बदले, वॉल्यूम बदले, टेम्परेचर बदले, मोल बदले, आर नहीं बदलता, वो 8.31 फिक्स्ड है। अच्छा चलो, अभी वो भी मैं आपको वो भी निकालना सिखाऊंगा, एक सेकंड के लिए, मैं जरूरी नहीं है। अच्छा चलो, नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन। तो फर्स्ट थिंग बिफोर आई स्टार्ट विद दैट एग्जांपल, ये लिख लेना कि whenever you use this formula, ठीक है, तो हम ये assume कर रहे होते हैं, we are assuming the gas is ideal। because ये फॉर्मूला है ही आइडियल गैस के लिए, ठीक है, assuming that the gas is ideal। चलो लेट्स do this question। उसने कहा गैस लॉस कैन बी समराइज्ड इन आइडियल गैस बिलो। उसने खुद ही आपको फॉर्मूला भी दे दिया,
उससे कहा व्हेन एन इवैक्यूएटेड ट्यूब of volume इतने is filled with a gas. Evacuated का मतलब है before this gas there was no air in it. So evacuated means कि कहीं के बच्चों को ऐसा लगता है सर पहले एयर होगी तो उसका भी तो प्रेशर होगा, तो they made it clear कि नहीं, वो बिल्कुल वैक्यूम था. Evacuated means no air. So volume 400 cm cube is filled with a gas at 300 Kelvin and इतने pressure. The mass of the tube increased by 0.65 grams. So इसका मतलब मास इंक्रीज इसीलिए हुआ ना क्योंकि उसके अंदर इतना गैस फिल हो गई. ठीक है. सो इनडायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर जो डाटा है मेरे पास वो क्या है, द मास ऑफ द गैस इज 0.65 ग्राम्स. ठीक है. ओके गाइस, नाउ बी केयरफुल विद द यूनिट्स एज आई सेड. देखो इसके अंदर जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो तुम्हें दिया हुआ है किसके अंदर, सेंटीमीटर क्यूब में. इसमें आप मीटर क्यूब में पुट करते हैं. So you have to convert centimeter cube to meter cube. We'll do that. पहले मैं लिख लेता हूँ 400. इस फॉर्मूले में जब भी तुम पुट करोगे तुम मीटर क्यूब में पुट करोगे. इसको कन्वर्ट करना अभी डिस्कस करते हैं. फिर प्रेशर तुम्हें दिया हुआ है किलो पास्कल के अंदर, 101 किलो पास्कल. इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पास्कल में. ठीक है. टेम्परेचर तुम्हें केल्विन में दिया हुआ है, गुड इनफ, केल्विन में ही चाहिए. कितना है, केल्विन में ही चाहिए. टेम्परेचर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. सो ओके गाइस, हाउ डू यू कन्वर्ट. देखो समटाइम्स इट्स गुड टू यूज योर कॉमन सेंस. 1 सेंटीमीटर 10 पावर -2 मीटर के बराबर होता है ना. सेंटी इज 10 पावर -2. तो अगर मैं कहूंगा सेंटीमीटर क्यूब तो वो कितना हो जाएगा, -4 कैसे बेटे, 6 होगा ना. क्यूब है, क्यूब है ना. 8 कैसे, नहीं बेटा इंडाइसिस है, 2 को मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं. क्या हो गया. ठीक है. तो अगर मीटर क्यूब होगा तो फिर आप 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा ना, पावर थोड़ी लग जाती है उस पर. ठीक है. सो 10 पावर -6 यानी इन अदर वर्ड्स ये आपके पास हो जाएगा 400 इंटू 10 पावर -6 मीटर क्यूब. ओके. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. अगर ये डेसीमीटर होता, 1 डेसीमीटर, मैं आपको इसका ही बता दूं, 1 डेसीमीटर इज 10 की पावर -1 मीटर. डेसी होता है -1. सो 1 डेसीमीटर होता तो इतना होता. 1 डेसीमीटर क्यूब वुड बी, यार इसका हो जाएगा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब. ओके. अगर ये डेसीमीटर होता तो 10 पावर -3 हो जाता. ओके. सही हो गया. अच्छा, किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करना तो आता ही होगा आपको. किलो हटा दो तो किलो हटाओगे इसकी जगह क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3. ओके. नाउ फाइन. उसने कहा हुआ है व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ द गैस. सर आइडेंटिटी ऑफ द गैस का मतलब वो आपसे बेसिकली क्या पूछ रहा है, वो आपसे बेसिकली गैस का एमआर पूछ रहा है. आप एमआर निकाल लेंगे आपको गैस की आइडेंटिटी पता चल जाएगी. निकाल लेते हैं सर एमआर गैस का. अच्छा एमआर नहीं, सॉरी एमआर नहीं, एआर निकलेगा. क्योंकि अगर गैस है तो अच्छा एमआर और एआर देख लेते हैं ना, एआर और एमआर पता चल जाएगा दोनों ही से. एम मैंने आपको फॉर्मूला बताया, mRT/TV. मास को ग्राम में रहने दूं या किलोग्राम में कन्वर्ट करूं, ये भी बड़ा चैलेंज होता है. फिजिक्स और केमिस्ट्री में गड़बड़ हो जाती है ये चीज. सर ग्राम में ही रहने दें. केमिस्ट्री के अंदर मासेस ग्राम में पुट होते हैं. आप फिजिक्स पढ़े होते हैं तो आप किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, बट ये जो पूरे फॉर्मूले बने मास इन ग्राम पुट करके बने हैं. सो मास को आप ग्राम में रहने दें. आर की वैल्यू 8.31 फिक्स्ड होती है, कभी नहीं बदलती, डाटा शीट में गिवन होती है. टेम्परेचर 300 केल्विन्स डिवाइडेड बाय प्रेशर 101 into 10 power 3 pascals. Volume 400 into 10 power -6 meter cube. क्या आ रहा है? अब एक्चुअली दिस वाज एन एमसीक्यू जिसमें आपको 4 ऑप्शंस गिवन थे.
मैंने तो इसको P2 का क्वेश्चन बना दिया ना, बट एक्चुअली MCQ था, जस्ट शो यू। तो वो हम देख लेंगे उन चारों में से किसका AR या MR ये है, ठीक है। आई शो यू, ये एक MCQ है। तो अगर वो इफ आई गो टू दैट एंड, पहले आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट ये कैलकुलेशन क्या है यार, ठीक है। तो अगर मैं इसका रियल MCQ आपको दिखाऊं तो उसके अंदर ऑप्शंस क्या थे, उसमें आपको सेलेक्ट करना था चारों में से। तो जाहिर है यू वुड नो कि किसका 40 आएगा। एक सेकेंड, अगर इसका MCQ दिखाऊं आपको, अरे यार एक सेकेंड, इसमें तो अगर आप इसका MCQ देखते तो ये था ऊपर वाला ना। तो इसमें आपको जो गैसेस दी हुई थी वो क्वेश्चन नंबर 9 है, नहीं 9 ही है। अच्छा मैं नहीं, ये कुछ और है ना, नहीं दूसरा सवाल है ये वाला था क्वेश्चन। सो आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन, नियॉन, चेक करो पीरियोडिक टेबल के अंदर 40 किसका है, आर्गन का है, चेक कर लीजिएगा। सो दिस इज एन AR ऑफ आर्गन, आर्गन का ये AR इन चारों में से, सो योर आंसर वुड बी आर्गन, ठीक है। सो आपको क्योंकि जाहिर है चारों गैसेस गिवन थी, तो आपने चारों गैसेस को चेक कर लिया। जाहिर है सारी जो गैसेस हैं वो एलिमेंट्स ही है ना। तो इसका मतलब है कि आपको AR चेक करना था। पीरियोडिक टेबल आप खोलेंगे, सबका AR चेक कर लेंगे, जिसका AR 40 होगा जो कि आर्गन का है वो आपका आंसर होगा। समझ में आ गई ये क्वेश्चन सबको कैसे डिटरमिन करते हैं AR या MR ऑफ द गैस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो ये ग्राफ जिस तरीके से इसके अगले क्वेश्चन में है, इसको भी जरा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इस ग्राफ को भी, ठीक है। जरा एक सेकंड में आपको इसका भी बताऊं। देखो जरूरी नहीं है कि एक्सेस हमेशा PV अगेंस्ट P है। इसके अंदर उसने कहा हुआ है PV अगेंस्ट N, ठीक है। देखें इसके अंदर उसने कहा हुआ है PV अगेंस्ट N। तो लेट्स डिस्कस दिस। उसने कहा हुआ है विच ग्राफ शोज अगेंस्ट N फॉर एन आइडियल गैस। सर अब देखें ना, इसके लिए उसने कहा हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जरा इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। सर जब उसने आपको कांस्टेंट टेम्परेचर गिवन है तो इसका मतलब क्या होगा कि R तो पहले से ही कांस्टेंट होता है। लेट मी शो यू दिस, एक सेकेंड। Okay, now if this question is given to you, in this question ओके देखो एक और एग्जांपल क्वेश्चन है ये। इसके अंदर उसने कहा हुआ है कि विच ग्राफ शोज करेक्ट PV अगेंस्ट N। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो यू नो कि PV इज इक्वल टू nRT। सर R तो होता ही कांस्टेंट है और इसके अंदर टेम्परेचर भी लिखा हुआ है कांस्टेंट है। तो ये दोनों चीजें जब कांस्टेंट हो जाएंगी, आपको मालूम है ना जब आप कांस्टेंट रिमूव करते हैं तो क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन। तो आप यहां पर कहेंगे PV इज प्रोपोर्शनल टू N। जब PV प्रोपोर्शनल हो जाता है N पे तो कौन सा स्केच करेक्ट होगा, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरीके से आएगा। तो वो ग्राफ को किसी के भी बीच में दे सकते हैं, जरूरी नहीं है ग्राफ PV अगेंस्ट P दें। तो आपको वहां कॉमन सेंस यूज करनी होती है, तो उसको कैसे यूज करके हम अपना फाइनल आंसर निकालेंगे। समझ में आ गई एग्जाम्पल तुम लोगों को, पक्की बात है। चलो एक ये काम हो गया। अच्छा अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं पार्शियल प्रेशर्स, फिर आपको जरा पार्शियल प्रेशर्स का थोड़ा सा दो क्वेश्चंस भी करा देता हूँ, फिर यार इसके सवाल तो बहुत सारे हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट पार्शियल प्रेशर्स आर। अच्छा पार्शियल प्रेशर का ना इतना काम इस चैप्टर में नहीं होगा जितना इक्विलिब्रिया के चैप्टर में होगा। जी सर। हाँ अगर तो नहीं है तो आइडियल है, बट अगर रेल गैसेस पर आ जाएं तो रेल गैसेस के अंदर तो ये नहीं हो सकता ना कि फोर्सेस हो ही ना। तो व्हेन इट कम्स टू रेल गैसेस तो हमने ये सीखा है कि जितनी वीक फोर्सेस होंगी उतना वो क्लोजर टू आइडियलिटी होगा। क्योंकि वो फार अपार्ट दूर दूर चले जाएं।
आइडियल गैस बिहेवियर वो होता है कि वो जितना दूर जाएंगे ना उतना वो आइडियलिटी का, आइडियल का मतलब है वो गैस लॉज ओबे करेगा। तो जब फोर्सेज होते हैं ना पार्टिकल के बीच में तो वो लॉज ओबे नहीं करता, ठीक है, वो प्रोपोर्शनली चेंज नहीं होता क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो आप जब हमने ये एक्सपेरिमेंट्स करके पता लगाया है जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती है ना वो लॉज ओबे नहीं होते, वो लॉज ओबे नहीं होंगे तो हम कहेंगे वो आइडियलिटी से दूर है। सो अंडर व्हेन एवर द फोर्सेज आर वीक ना तो वो लॉज ओबे करता है, ठीक है। तो लॉज इसलिए ओबे करता है, फोर्सेस नहीं होती ना तो वो आसानी से दूर चले जाते हैं कितना दूर ले जाना चाहें। तो लॉज पे जब आप उसको अप्लाई करते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो पार्टिकल दूर दूर जाते हैं, लेकिन अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है ना तो फिर वो प्रोपोर्शनली दूर नहीं होते, समझ रहे हो। तो वो गैस लॉज ओबे नहीं करता इसलिए। एग्जैक्टली जितना फार अपार्ट होंगे उतना वो आइडियलिटी के करीब होगा, ठीक है। चलो पार्शियल प्रेशर, सर सुनने में ना तो ये बड़ा यानी स्टूपिड सा कॉन्सेप्ट है, आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, तो हमें पहले से ही पता है, आप बता क्या रहे हैं, बट इसकी कैलकुलेशंस के अंदर जाके जरा थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्या। इट इज द प्रेशर exerted by a gas in pressure exerted by a gas, मैं ब्रैकेट में लेता हूँ, on the walls of container, on the walls of container, it is a pressure exerted by a gas on the wall of container in a mixture of gases present in a container. It is a pressure exerted by a gas on the wall of container in a mixture of gases present in a container. देखो इसका मतलब क्या है, मतलब भी आसान है, कोई ऐसा मतलब नहीं है। अगर ये कंटेनर है, इसके अंदर 3 गैसेस हैं, सपोज करो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस है और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, 3 गैसेस हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय नाइट्रोजन होगा वो उसका पार्शियल प्रेशर होगा, जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन होगा वो उसका पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। सो अच्छा पार्शियल प्रेशर को ना यूं लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर को यूं लिखते हैं H2, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, इस तरह लिखा जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ये यूं लिखा जाता है। तो ये क्या है, इसका मतलब ये है प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन ओनली, ठीक है। तो ये है, ठीक है, ये है प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन ओनली, बाय H2 ओनली, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो बड़ा आसान सा है ना। वो ये कहता है अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं किसी कंटेनर में, ठीक है, इफ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ओके, सो इफ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, सो एक गैस उसमें जो प्रेशर एक्सर्ट करती है वो उसका पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप उसे कहेंगे सर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन N2, तो ये क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, तो ये क्या होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय N2 ओनली, ठीक है। इसी तरह हम उसे कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, ठीक है। सिंपल है ना। अब अगर मुझे टोटल प्रेशर निकालना होगा, टोटल प्रेशर इन द कंटेनर, अच्छा इसको हम कहते हैं पी टोटल, टोटल प्रेशर, तो ये होता है सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर्स। यहां तक आप कहेंगे सर ये भी कोई कमाल की बात नहीं है, कोई ऐसी बात बताए ना जो ऑब्वियस ना हो, ठीक है। तो ये सुनने में तो जाहिर है बहुत आसान बातें लगती हैं। अच्छा तो इसका मतलब जो टोटल प्रेशर होता है, मैं इसको पीटी लिखता हूँ, इस पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है, नथिंग क्रिटिकल अबाउट इट, ठीक है, इजी। बट किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर आप निकालते कैसे हैं, मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ और फिर इसकी जरा कुछ कैलकुलेशन करा देता हूँ। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस निकालने का तरीका क्या है, जितने उस गैस के मोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल गैसेस मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। मैं आपको समझा देता हूँ, ये यहां तक लिख लिया सबने, समझ में आ गया? अच्छा देखें अब निकालते कैसे हैं। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस निकालने का बच्चा तरीका क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल गैसेस मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। अच्छा अब इसी एग्जांपल को अगर हम पीछे ले लेते, अगर हम ये कहते हैं फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल को हम ये कहते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हम कहते हैं 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, और हम कह देते हैं 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड टोटल प्रेशर इज से 100 पास्कल। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये निकालना है। ठीक है, सपोज करो टोटल प्रेशर, ठीक है, इज 100। सो हमें क्वेश्चन में कहा हुआ हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालो, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालो, और इसका तो आसान है यार, ये देखो इसके अंदर कोई मसला नहीं है। सो हाइड्रोजन का कैसे निकालेंगे, कितने मोल है हाइड्रोजन के, 2 डिवाइडेड बाय तीनों का सम 2 + 4 + 6, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर बता दो कैलकुलेटर से। $16.6। इसी तरह नाइट्रोजन का बता दो और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का बता दो। $33.3। इसका तीनों का सम करो, हंड्रेड लिया है, वो राउंड ऑफ किया ना आपने, हाँ वो आपने राउंड ऑफ किया ना, 33.3333 होगा, वो 6666 होगा, तो ऐड करोगी तो 100 के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक इसका ट्रिकी केस आता है, वो भी मैं आपको करा दूं, बस फिर ये टॉपिक का थ्योरी तो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन हाँ क्वेश्चंस अलग अलग तरह के आते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। सॉरी 4 है, 2 लिख दिया मैंने, 4 है, 4 है। आंसर यही आ रहा है उससे, आपने 4 पुट करके निकाला था ना, सही है, आंसर यही आ रहा है, मैंने गलती से 2 लिख दिया 4 की जगह। ठीक है सर, सबको पार्शियल प्रेशर समझ में आ गए। अच्छा एक सिचुएशन और बता देता हूं, बस उसका फिर ये हमारा काम पूरा हो जाएगा। इस एग्जांपल में देखें, इस एग्जांपल में हमारे पास ये बड़ा कॉमन पास वर्ग का क्वेश्चन है, इसमें 2 इस तरह से कंटेनर हैं और वो एक ट्यूब के साथ कनेक्टेड है, कनेक्टिंग ट्यूब है। देखो ठीक है, यहाँ एक टैप लगा हुआ है, ये कनेक्टिंग ट्यूब है और ये टैप है,
ये टैप, ठीक है, ऑन अ कनेक्टिंग ट्यूब। अच्छा, ये आपके पास ए कंटेनर है, ये बी है, इसके अंदर तुम्हारे पास 10 किलो पास्कल पे हाइड्रोजन गैस है और इस पे 20 किलो पास्कल पे तुम्हारे पास नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। इसका ए कंटेनर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ए इज 20 cm3 और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बी है 30 cm3, ठीक है। और ये सिचुएशन है, ये है बिफोर द टैप, ये है बिफोर द टैप इज ओपन, द टैप इज ओपन, ठीक है। ये सिचुएशन है बिफोर द टैप इज ओपन। तो ये 10 किलो पास्कल पे हाइड्रोजन गैस है, उसके अंदर 20 किलो पास्कल पे नाइट्रोजन गैस है। ये टैप एंड कनेक्टिंग टू टैप क्लोज्ड है, ठीक है, इस वक्त टैप फिलहाल क्लोज्ड है और तुम्हारे पास दोनों के वॉल्यूम के बिना। अब उसने कहा हुआ है कैलकुलेट द टोटल प्रेशर when the tap is left open for a while. For a while का मतलब ये है कि आप you would allow the gases to actually mix together completely. अच्छा, इसके अंदर assuming volume of connecting tube is negligible, ठीक है, assuming volume of connecting tube is 0. is 0. अच्छा, दूसरा और एक और बात हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताइए, 0 and temperature is constant, and temperature is constant. ठीक है, so assuming that the volume of connecting tube is 0 and temperature is constant. चलो अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखें, अब आपका ख्याल है ये इतना मुश्किल नहीं है। क्या ख्याल है, जब तुम टैप ओपन करोगे, so what will be the total pressure in the container? टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा जब आप टैप ओपन करेंगे? अभी टैप जब क्लोज है तो कंटेनर ए के अंदर 10 किलो पास्कल है और कंटेनर बी के अंदर 20 किलो पास्कल है, ठीक है। ज़ाहिर टैप बंद है तो इसका मतलब अलग अलग गैसेस है ना। तो अगर आप टैप खोल देंगे तो आपके ख्याल में टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? 30। दोनों को ऐड कर दिया आपने, सबसे कॉमन रॉन्ग आंसर है 30, ठीक है। आप यही समझते हैं, आप कहते हैं सर दोनों को ऐड कर देंगे, बस आप खोलेंगे टैप और दोनों, बस वो दोनों गैसेस हैं उनके प्रेशर ऐड कर दें। सर ये ऐसा नहीं है ना, जब आप टैप ओपन करेंगे तो प्रेशर सेम थोड़ी रहेगा दोनों का। क्यों नहीं रहेगा दोनों का प्रेशर सेम? क्योंकि सर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। पहले जो गैस है हाइड्रोजन वो सिर्फ 20 cm3 में है, जब आप टैप ओपन करेंगे तो सर वो 20 में थोड़ी रहेगी, वो कितने cm3 में हो जाएगी? अब वो 50 में हो जाएगी। तो वॉल्यूम बदलेगा तो फिर प्रेशर भी तो बदलेगा ना। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टैप ओपन करने के बाद वॉल्यूम्स चेंज हो जाएंगे और वॉल्यूम चेंज होने के से प्रेशर चेंज हो जाएगा, तो आपको वो नया प्रेशर निकालना पड़ेगा। चलो अब मैं बताता हूँ उसको कैसे करना है, ठीक है। प्रॉब्लम एट हैंड समझ में आ गया क्या है, मसला क्या है? चलो अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आफ्टर टैप इज ओपन, पहले ये निकालते हैं, आफ्टर टैप इज ओपन। सर इसके लिए आप लगाएं P1 V1 is equal to P2 V2। Why P1 V1 is equal to P2 V2? का टेम्परेचर बदल नहीं रहा और मोल्स भी नहीं बदल रहे, तो मैंने मोल और टेम्परेचर को हटा दिया। प्रेशर पहले क्या था, टैप ओपन करने से पहले प्रेशर क्या था हाइड्रोजन का? 10। अच्छा, किलो पास्कल है, किलो पास्कल में रखो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम कितना था? 20 cm3। अब प्रेशर कितना है मुझे निकालना है, लेकिन वॉल्यूम अब कितना हो गया है? 50,
ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने यूनिट्स इसलिए लिखे हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि फाइनल यूनिट क्या है। सर सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरा जो आंसर आएगा वो भी किलो पास्कल में ही आएगा ना। ठीक है, आने दें। 10 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 50। जल्दी से मुझे आंसर बताइए इसका कितना होगा। हाँ, 4 किलो पास्कल्स। ये आ गया। इसी तरह अब आप निकाल लें प्रेशर ऑफ, दूसरा क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, pressure of nitrogen after tap is open. Get it? So same again. So you do the same for nitrogen. P1 V1 is equal to P2 V2. So what do we have? Pressure. What is the pressure before the tap was opened? 20 kilopascals. What was the volume? 30. What is our new pressure if the volume is 50 cm cube now? ठीक है, so once again ये cancel हो जाएगा। बता दो कितना आ रहा है? 12 kilopascal. But that's not my answer. मुझे उसने कहा हुआ है total pressure, मैंने आपको दिया is the sum of the partial pressures. अब आप कर दें 4 plus 12, 16 kilopascal is the total pressure. ये एक्चुअली तो पता P1 V1 plus P2 V2 equals PT P1 V1 सर PT VT कहाँ से? P कहाँ से आया? P है ही नहीं। वॉल्यूम टोटल और प्रेशर टोटल। आप वॉल्यूम और प्रेशर को क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? नहीं, जैसे P1 V1 तो ये एक का हो गया प्लस P2 V2। तो आपने दोनों को साथ कंबाइन कर दिया। हाँ ठीक है, समझ में आ गया सर ये। चलो, सो वी आर डन विद गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट पूरी हो गई। अब इसके भी क्वेश्चन करेंगे ओवर द वीकेंड। और जब एक सेकंड मैं जरा इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं सर। ओवर द